हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं चौधरी लाल सिंह, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर की। ये 2 बार पहले भी एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर सरकार में, और ये लड़ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ। चौधरी साहब, पहले तो ये बताइए कि 10 साल बाद आप एक बार फिर से कांग्रेस में, क्या कारण था जो आप गए, और घर वापसी का क्या कारण रहा? कारण था, मेरी टिकट ले गए थे ये लोग। उसके बाद जो मेरे साथ कमिटमेंट हुई थी जी, वो पूरी नहीं हुई, और काफ़ी मेरी डिमांड आज भी है, हर जगह है। और घर वापसी तो मेरी उन्होंने बात करी, तो सबने बात करी, मैं और हमने छोड़ दिया। सिंपल बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये बात है नहीं कि अब कोई बंदा 2 बार जीतेगा, तीसरी बार पोटेंशियल उसके कोई भी मतलब सीट छीन ले। आज वो आदमी कहाँ है? मेरी सीट लेके उन्होंने दिन के खिलाफ 23G बनाया था। G23 मैं तो नहीं, G23 मैंने तो नहीं कभी वो किया। तो हमें अफसोस ऐसी किया कि वो हुआ, इसलिए हमने छोड़ा। और घर वापसी का कारण? वापसी, अब जंग लड़नी है जिस सिस्टम के खिलाफ जी, तो हम लड़ रहे थे। हमसे प्रयास किया गया जी, 2 बार, एक बार यात्रा में और एक बार अब भारत जोड़ो यात्रा में आपके उन्होंने किया था। ठीक, अब भी उन्होंने किया। तो आज मुल्क में सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो तभी बचाव है ना। जी, आपके खिलाफ भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो क्या चैलेंजेस है? अभी भी दर्शकों को बता दें कि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रात के 12 बज रहे हैं, और चौधरी साहब अभी बस लौटे हैं अपनी कैंपेनिंग खत्म करके। तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं? सबसे बड़ा इशू तो ये खुद है, इससे बड़ा कोई इशू हो नहीं सकता। कैंडिडेट, हाँ, कैंडिडेट ने लोगों का कुछ नहीं किया। हर बंदे की शिकायत, इवन के बोलना तक नहीं रहा, किसी से बोलते है तक नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम है, मूव हो गया। ऐसे बड़ी अंग्रेजी और हिंदी बोलते हो जगह जगह, और जब बारी आती है लोगों का काम करने की तो उनसे आप मिलते भी नहीं। लोगों की शिकायत है ज़बरदस्त। मैं भी यहाँ का वोटर भी हूँ, मैं भी रहा हूँ, मैंने घुमा सारा इलाका, और इन्होंने इलाका ना इलाके के काम, कोई ये काम बता जो किया है इन्होंने। और अपने डिस्क्रिप्शनरी फंड के पैसे वो नहीं पता लगा। लोग कह रहे हैं बताए नहीं, 1 रुपया हमें नहीं मिला। और दूसरा, में जितने भी कानून कायदे जम्मू के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बनते रहे, ये तायद करता रहा। इसे टेबल बजाए कि उनसे बात करता कि ये चीज़ ठीक नहीं है। किस टाइप के कानून? एग्जाम्पल, किसी की ज़मीन छीनी गई जो किसान की, वो जो ज़मीन जिस पे इंतकाल भी चढ़ चुका था, गिरदावरी हो चुकी थी, मालिक बन चुका था, और कुछ रह गए थे बेचारे जिनके पास इतना पैसा ना हो पाया, कहीं ले भी ना दे पाए, तो वो कुछ रह गए थे। उनका भी प्रोसेस उनको करना चाहिए था। उनको तो किया नहीं, जो किए हुए थे उनको बर्बाद कर दिया। और एक जवान से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। ये अलायंस पार्टनर्स का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? जो कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, लगे हैं। तो उस पे उसको आप कैसे देखते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इंडिया अलायंस के सारे ही जो साथी थे वो एक साथ होते तो कैंपेन बेहतर हो सकता था? अभी जैसे देख रहे हैं कि एक पार्टी अलग लड़ रही है, तो उसका अफेक्ट होएगा? नहीं, कोई बात नहीं। वो उनका कश्मीर में हुआ है, एक जगह पे, अनंतनाग रजौरी में हुआ है। तो हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ। ठीक, उन्होंने, अब यह है कि दोनों एक सीट पे खमोश रहेगी कांग्रेस, और क्या करेगी। लेकिन 2 पे 2 यहाँ मदद प्योरली वो करेंगे। एक साथ सारे होते तो और बेहतर रहता कहीं ना कहीं। डेफिनेट, और बेहतर रहना चाहिए। राइट। हाँ। और एक और चीज़ है, ये जैसे 370 हटने के बाद पहला सबसे बड़ा इलेक्शन है। डीडीसी का पोल हुआ है, लेकिन लोकसभा असेंबली तो कुछ हुआ नहीं है तब से। तो इसको 370 कितना अच्छा हुआ, बुरा हुआ जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, आपके हिसाब से? इलेक्शन में पता चल जाएगा। अच्छा, पक्का। तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? मैं भी इसके हक में नहीं, खिलाफ हूँ। अच्छा, 370 अगर एक कह के तोड़ा कि नहीं मरे, हमने हिंदुस्तान के साथ मिलाया, वो बात हमें चुभती है। अच्छा, क्योंकि हम पहले ही हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आप भी हैं, और
हमें कोई, हमारा रास्ता भी हिंदुस्तान के अंदर है, उनका भी सारा है। इतने फौजी हैं जम्मू के, इस प्रोविंस के, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद होके भी आते हैं जी। अभी भी भरोसा नहीं है क्या कि ये हिंदुस्तान अब मिला है? जो 47 में मरे, जो 62 में मरे, शहीद हुए, जो आपके 71 में शहीद हुए, उसके बाद ऑपरेशन रक्षक में हुए, विजय ऑपरेशन में हुए, और लगातार मिलिटेंसी में और देश की अलग अलग सरहदों पे जो जाने गंवा रहे हैं। और हमारे यहाँ हर महीने में 1-2 बार यहाँ डेड बॉडी जम्मू में आती है किसी न किसी जगह। तो कोई शक है क्या हिंदुस्तानी होने में या ना होने में? ये कौन सी बात है? और 370 आईने हिंद की चीज थी। ये तो किसी इंडिविजुअल, किसी कंट्री का तो काम नहीं था। फिर चाइना ने दिया है 370 या कि पाकिस्तान ने दिया है, ये बुरा है। अगर ये आईने हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसकी देन है तो मैंने समझा कोई ऑब्जेक्शन बात थी। ऑब्जेक्शन तो हमें था अगर कहीं कि कहीं भाई वो जैसे नौकरियों में या कहीं और थोड़ी थोड़ी कमी रहती थी, तकलीफ हमें थी। और ये इतनी तकलीफ उन्होंने बढ़ा दी, जो तकलीफ थी वो तो भूल गए हम, ये वाली तकलीफ शुरू हो गई। एक स्टेट फैक्ट्री, यहाँ का रहने वाला इंसान, अब उसको ऐसा बना दिया, डोमिसाइल में डाल दिया। हमारी तो खुद की आइडेंटिटी थी, क्या जरूरत थी ऐसा करने में? हाँ, डोमिसाइल आपको बाहर वाले बंदे को किसी को देना था, हमें क्यों देना था? आप एक 371 की भी डिमांड आप उठाते हैं पिछले कुछ साल में, स्टेटहुड की। हाँ, मैं करता हूँ, करता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि हमें उसके पीछे क्या सोच है, मतलब अगर उसके पीछे बहुत सी कारण है। 371 में तो हमारी एक तो आइडेंटिटी सेफ रहेगी। ठीक, 371 तो गुजरात को भी है, महाराष्ट्र को भी है, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भा, इनकी आइडेंटिटी बोर्ड बने हुए हैं। अब आपका 371 की बात करें, ए में असम है, आप उसको देखिए, इतनी फैसिलिटी विद इन असम में। असम के अंदर 4 बोडो जिले हैं जिनको अभी इन्होंने, मोदी साहब ने उनको और उनको स्टेटस दिया, और चीजें और भी दी, हालांकि 371 भी थी। तो हम डोगरा लोग हैं, हमें क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं भाई दी? हमारी पहचान किसी से कम है क्या? सबसे ज्यादा लड़ाई और जंग, सबसे बड़ा एरिया अगर किसी ने बनाया है तो डोगरा ने बनाया ना। कहाँ लद्दाख, कहाँ तिब्बत, चाइना तक पहुंचे। अंग्रेजों ने एक दिन कह दिया महाराज गुलाब सिंह को कि जनरल जोरावर को वापस बुला लो। ये नहीं है कि आप बढ़ते जा रहे हो, उनको खतरा हो गया कि बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो जाए कि ये बहुत बड़ी बन जाए तो कल को हमें निपट जाए। तो चलो, अनफॉर्चुनेट। सेपरेट स्टेटहुड का भी अभी भी आपका है डिमांड? वहाँ बात करेंगे पार्टी के साथ। अच्छा, वो पार्टी के साथ बात करेंगे। और एक, जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया, तो एक कहा जाता है जम्मू की जो 200 सीटें हैं उस पर एक मोदी फैक्टर रहता है, तो क्या वो भी इस बार है? एक पिछले कई कारण थे जिसकी वजह से था, ठीक, अब उन कारण में बड़ा अंतर है। अच्छा, अब चेंज हो चुका है। लोगों की जमीनें छीनी गई, बच्चे 12th पास वाले, उनको कहा गया कि आप इंटरेस्ट दीजिए 13वीं में दाखिल होने के लिए। क्यों? ये प्रोफेशनल एजुकेशन है क्या? ये क्या मतलब क्या है? राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है एक बच्चे का है, स्कूल वाला बच्चा कॉलेज में दाखिल नहीं होगा, और जो बच्चा इंटरेस्ट में रह जाएगा वो क्या करेगा? पाई दी क्या करेगा? वो नहीं पढ़ पाएगा ना। फिर जब रेट जो लिटरेसी है आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, इसके बाद आप 10th पे आ जाओगे, फिर 8th पे आ जाओगे। इसका मतलब है आप इलिटरेसी को लिटरेसी में नहीं लाना चाहते, लोगों को इलिटरेट करना चाहते हैं, अनपढ़ करना चाहते हैं। क्यों? और उसके बाद जितनी योजनाएं थी यहाँ, जो अच्छी योजनाएं भी थी, जैसे रहबरे तालीम थी कि गांव में टीचर नहीं जाता था, तो गांव में टीचर जाने के लिए एक प्रयास, जो केरला की स्कीम थी उनकी अपनी लैंग्वेज में, तो यहाँ कहा था रहबरे तालीम स्कीम योजना, ये थी यहाँ की।
और जो रहबरी तालीम थी, तालीम में रहबर देना था, वो जब मिली हम लोगों ने उसमें शिरकत की है। मैं 96 में एमएलए था, शायद 97 में 8 में बनी। आप हैरान हो गए, हमारे इलाके में जो एजुकेशन स्तर था वो आसमान को छूना शुरू हो गया। अदरवाइज तो हमारे पास 28% एजुकेशन थी, जो हमारा लेवल था। आप कभी रियासी की तरफ जाओगे, आप हैरान ही हो जाओगे, सबसे लो लेवल है उनका। जब मैं एमपी था, मैंने उसके लिए बड़ा परेशान हो गया कि व्हाट इज नॉनसेंस। तो ये सारी जो स्कीम्स इन्होंने ख़त्म की, जो बच्चों की पढ़ाई में काम है। गांव में ही कंपटीशन, जिस गांव में टीचर होगा, उस गांव का जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, मैट्रिक से लेके लास्ट क्वालिफिकेशन तक कोई ट्रेनिंग की होगी, कहीं पढ़ाया होगा, या बीएड है, एमएड है, एमएससी है, बीएड है, तो उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी नंबर के हिसाब से। लोकल आदमी आराम से लग जाएगा और उधर जाएगा, उधर पढ़ाएगा। क्यों मत किया? क्या तकलीफ थी भाई जी? ये स्कीम तो रहनी चाहिए थी। आज जितनी नौकरियां खत्म हुई, रिटायर हुए हैं, ये 8 साल से जितने रिटायर हुए, इन्होंने सारी नौकरी उठाई, फ्रीज कर दी। फ्रीज के बाद अभी घर खत्म ही कर दो। क्यों? यहाँ काम चल रहा है, स्कूल नहीं चल रहा, चल के रहा है। इसलिए कि हॉस्पिटल को देख लीजिए, ये सारे चेंजेस 2019 के बाद हुए हैं। हाँ, ये 19 के बाद ज्यादा काम हुआ ना। क्यों? पहले आपका जो स्तर था, लेवल था, अनएम्प्लॉयमेंट था, आप देखिए क्या 2 नंबर सेकंड पे है। इससे बुरा क्या हो सकता? क्राइम तो था ही नहीं इधर, नामो निशान नहीं था क्राइम का। या क्राइम तो था सिर्फ मिलिटेंसी, वो एक सोच है, एक अकल है, जो भी है, लेकिन वो क्राइम नहीं है, वो मिलिटेंसी है, उग्रवाद है। वो उनका क्या चाहते हैं उनसे बात है। लेकिन कोई यहाँ किसी के साथ किसी किस्म की जाति एज ए क्रिमिनल यहाँ होती नहीं। कोई किसी की चेन स्नैचिंग नहीं करता, कोई डाका नहीं मारता, कोई चोरियां नहीं करता। जैसे आप टीवी देखते हो, 100 खबर, 100 में 80 खबरें ऐसी आती हैं देश की जी। आप हैरान हो जाओगे वो खबर क्या होती है कि वो इतना बुरा दिखाते हैं कि देश की हालत क्या है। और जम्मू कश्मीर में उसमें 0 नंबर आता है। तो जम्मू कश्मीर का अगर 0 नंबर है, तो ये जम्मू कश्मीर की एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक स्टैंडर्ड है और उनकी एक अच्छी सोच है। अब ये सोच कहाँ गई? इन्होंने सीखना चाहिए था। जो हमारी औरतों और मर्दों का रेशो है, सबसे अच्छी रेशो हमारे जम्मू कश्मीर में। अब हरियाणा चले जाओ, है कहीं भी चले जाओ, जमीन आसमान का मेल टू फीमेल रेशो। हाँ, हमारे अच्छी है, क्राइम हमारे नहीं है, बेरोजगारी हमारे थी नहीं, थोड़ी सी थी, और सेकंड नंबर पे इन्होंने पहुंचाई। और उसके साथ कितनी बातें आपको बताऊं जो अभी इस युग में हुई है। ये युग है, ये बड़ा खतरनाक युग है, और लोग, कोई भी आदमी अपनी बात रख ही नहीं सकता। इससे बुरा क्या हो सकता है? कोई आदमी किसी ऑफिस में अपना इंसाफ ले नहीं सकता। बैंकों में जो पैसे जमा कराए लोगों ने, जो इन्होंने करवाए, कभी बैंक खर्चा नहीं लेता था, खर्चा शुरू हो गया। गरीब आदमी का पैसे वो 21 रुपये उनका कटते हैं, उनकी जान निकलती है। 21 रुपीज, थोड़े से पैसे निकालते हैं या कुछ करते हैं, और बड़ी हकलाल की उसकी हालत। अब बकरवाल है आपके, जिन्होंने जो सबसे इन्होंने एसटी की बातें बड़ी की हैं, पहाड़ी शुरू टाइम में। तो आप शुरू टाइम में जो शुरू टाइम जिनको मिला हुआ है, उनकी बूल उन जो बेलों की काटते थे, काट के रखी हुई है, पूरे 7-8 साल हो गए, नहीं बिकी। 2014 में जब मैं था तो 300 रुपये केजी थी। आज एक पैसे के ऊपर उठाने को तैयार नहीं। जिससे वो बकरवाल अपनी उन भेड़ों के लिए नमक खरीदता था, उनको नमक लेके लेता था उस उन बेचने से, उसी उन बेचने से वैक्सीनेशन देता था। अब दोनों चीजों से ये मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ आपसे, ये किसको देख रहा है? हु विल रिप्रेजेंट? कौन देखेगा ये बातें? मैं जब एमपी था या एमएलए था, मैं जो बोर्ड डायरेक्शन ऑफिस था, मैं तो ऐसी तैसी कर दी थी, मैंने करवाए थे इनके पैसे। जो सिल्क वाले हैं, जो खुपटियाँ होती हैं आपकी, कौन सा कीड़ा है जो सिल्क का कीड़ा, सिल्क वर्म जो होता है,
वो यहाँ बिलावर में थी, बड़ा अच्छा रेट था, और जम्मू कश्मीर की वैसे बड़ी अच्छी। आज बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बहुत बुरा हाल हो गया। ये सारा सब कुछ अभी हुआ है, और लोगों की जमीन में तख्ती लगा दी। एक आपकी सीट पे इस बार आज़ाद साहब ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है आपके वोट में फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं, मैं नहीं समझता, उसको वोट ही कम मिलने हैं, अच्छा, इतना फर्क नहीं पड़ता। और ये पूरा कि आज़ाद साहब जो कांग्रेस को छोड़ के गए, अपनी पार्टी बनाई, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं भी पार्टी बनाई थी, मैं जानता हूँ पार्टी बनाना और चलाना कितना मुश्किल है। ये गलतफहमी है, जैसे सबसे टफ काम है। और फिर अभी यहाँ खुद हार चुके हो, आपका कैंडिडेट कैसे जीतेगा? आप जीतने की तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, इससे बुरा और क्या हो सकता है? तो आप क्या कहना लोग चाह रहे हैं? समझते हैं कि ये जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इनको पूछा है आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? जब आप हार गए, इतना बड़ा स्टेचर का आदमी जो कहते हैं कि ये इलाका मेरा है। आप 2014 वाले इलेक्शन हाँ, की बात कर रहे हैं। जब वो हार गए तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। क्वेश्चन डज नॉट राइज। आई एम सॉरी फॉर दैट। और बेचारों को निशान भी ऐसा मिल गया, डस्टबिन। वोट थोड़ी डालेगा कोई इसमें, बकेट मिली है उन्हें, बाल्टी। बकेट और डस्टबिन वाली शक्ल देख रहा हूँ उसकी, देखिए। एक आगे हम आखिरी सवाल की तरफ चलें, तो जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की और आप कैंडिडेसी अपनी भर रहे थे, तो आपके ऑपोजिशन वालों ने एक 2018 वाला इशू उठाया, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो इशू उठा रहे हैं लोग, जी, बेसिकली उनको पता ही नहीं है इशू क्या है। आप अपना पक्ष बताना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई मानता ही नहीं इस बात के लिए। अच्छा, आई नेवर केयर। मैं अपने स्टैंड पे हूँ, आज भी कहता हूँ, सीबीआई होनी चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। राइट। उस बच्ची का जिसने भी कत्ल किया है वो कातिल मिलना चाहिए। अगर वो अंदर वाले कातिल हैं तो फांसी लगनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर वो भी झूठे फंस गए, और वो जो कातिल है वो बाहर घूमता रहेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। राइट। मुझे बताया इसमें सीबीआई कहने से क्या तकलीफ है किसी को? जो आदमी अपनी मांग नहीं रख सकता क्या? ये समाज की मांग थी कि ये फर्स्ट इंक्वायरी कंसर्निंग थाने ने ली, उस शिफ्ट हुई 2 दिन में, तो चली गई एक एडिशनल एसपी का, वो शिफ्ट हुई चली गई क्राइम में। अभी क्राइम की गई तो उन्होंने कहा क्राइम कश्मीर वाले करेंगे। मुझे बताओ, तो ये बात अगली लोगों ने कह दी कि नहीं भाई सीबीआई करा लो ना। इसमें मैं नहीं समझता, और ये लोगों को समझ नहीं है। आप कोई डिमांड करते हो, लोगों के साथ खड़े रहते हो, आप किसी क्रिमिनल के साथ थोड़ी खड़े हो। क्या हमारे किसी आदमी ने कहा कि ये केस बंद होना चाहिए? किसने कहा? कोई बात तो बताएं। हमने कहा उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी सीबीआई होनी चाहिए। और ये हमारे लिए बड़ा गुनाह है कि हमारे एरिया में एक बच्ची का कत्ल हुआ। तो ये आपके कैंपेन पे नहीं असर पड़ेगा आपके हिसाब से? नहीं, मैं बर्बादी कौन किया, क्या बात करते, है ही नहीं कुछ। तो आपको नहीं समझ आई? नहीं, मैं आपकी बात नहीं, आपको समझ नहीं आई भी। आप डिमांड करते हो इसकी सीबीआई, गुनाह है क्या? डोर खड़काए जा सकते हैं, एक से दूसरे डोर पे जाया जा सकता है। ये एजेंसी किस लिए बनी है? फजूल के लिए बनी है क्या? जिस काम के लिए चाहिए नहीं मिली। और एक किस्सा कि आप 11th क्लास में जेल गए थे। कई बार गया हो? पहली बार 11th क्लास में? हाँ गया। बहुत समय एक इशू था, हम बस फेयर बढ़ा था, उसके लिए हम लड़े थे। अच्छा। हाँ, और बस फेयर कम भी हुआ। अच्छा। हमें छोड़ा गया। हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे दाढ़ी नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही जोश में इनकलाब जिंदाबाद। वहीं से आपकी राजनीति शुरू? मेरा रंग दे बसंती चोला, हम गाने गाते थे सड़कों में जैसे, और मसाले लेके घूमते थे इस शहर में। आई वॉज 11th का स्टूडेंट, बट आई मेड 13, यहाँ बाढ़ होते थे उस जमाने में, आज 21 है, 13 बाढ़ों की मैंने कमेटी बनाई हुई थी। अच्छा। हाँ, और मैं अपने हाथ से लिखता था वो इश्तिहार, तो हम उनके बाहर लगाते थे, इन लोगों के, कहीं कमेटी के बाहर, कहीं किसी के बाहर।
तो हम ऐसा करते, स्टूडेंट छोटे थे, और कभी भी जो मोहल्ले में 13 वार्ड में कोई बीमार था जिसका कोई नहीं था, तो हम क्या करते थे कि उस आदमी को, बीमार आदमी को, उसको लेके इलाज कराने चले जाते। हमारे हॉस्पिटल में पंगे हो जाने। हमने किया बचपन में। कौन सा साल था ये? 78। अच्छा 78। हाँ, इमरजेंसी के जस्ट बाद। हाँ, इमरजेंसी 77 में थी, 77 में लगी थी। खत्म हो चुकी थी। ठीक। उस समय कांग्रेस भी टूटी थी, कोई कांग्रेस अर्स थी, उस डॉक्टर करण सिंह साहब इलेक्शन लड़े थे, उसमें कांग्रेस अर्स में। तब आपने ज्वाइन की थी? कांग्रेस जू में ना, हमने सवाल किए थे। अच्छा। कि आप हेल्थ मिनिस्टर रहे, लोगों को पीलिया जरकान रहा, अब एजुकेशन मिनिस्टर रहे तो 2 स्कूल रहे, एक पब्लिक और दूसरा 2 स्कूल रहे, हमने क्यों ठीक किए? तो और आप जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या करना चाहते हो? इतनी देर में पुलिस ने उठा लिया, मार उठाने ठोक दिए, मारे, फिर अंदर चले, उस बार भी जेल हुई। अच्छा, ये दूसरी बार ये कौन से साल में हुआ? 1 साल में बहुत कुछ होता रहा। क्या सुने आप। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चौधरी लाल सिंह। आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए और ऐसे न्यूज़, इंटरव्यूज़ और एनालिसिस के लिए।